अस्सलाम वालेकुम। सरदार जी ठीक हो? वालेकुम क्या हाल है भाईजान, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। आप सुनाएं। और बस कैसा चल रहा है मौसम शौसम? बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस बादल आए हुए हैं। यहाँ भी जी अमेरिका का मौसम आज तो क्लियर है, कल बड़ी बारिश हुई यहाँ पे। तो फिर अच्छा अच्छा। कल करा रहे हैं फाइनल फिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। इंशाल्लाह जी, कल फाइनल है। और एक चीज है, चलो, एक जो भी चैंपियन होगा वो कोई नया ही चैंपियन होगा। नहीं नहीं, मेरा खुद बड़ा इस बार था कि अल्लाह करे जी। अब ऑब्वियसली हमारी सपोर्ट तो पूरी पाकिस्तान के साथ थी, लेकिन दिल मेरा यही था कि या तो इंग्लैंड जीते या फिर कोई ऐसी टीम जीते जो कि पहले कभी वर्ल्ड कप जीती नहीं है। ये 96 के बाद पहली दफा होगा। 96 में लास्ट टाइम जब जीता था श्रीलंका, तो हाँ वो था कि वो पहली दफा चैंपियन बना था। उसके बाद तो खैर ऑस्ट्रेलिया ही वर्ल्ड कप पे हावी रहा है। बीच में इंडिया हाँ ने जीता है। लेकिन हाँ 96 फिर के बाद ये होगा कि कोई न्यू चैंपियन बनेगा। नहीं नहीं, बहुत जरूरी है जी। अभी 92 में बना था पाकिस्तान पहली दफा चैंपियन। उसके बाद फिर 96 में दोबारा श्रीलंका। लेकिन अगर इंग्लैंड जीतती है जी तो एक और हिस्ट्री बनेगी कि लगातार 3 वर्ल्ड कप्स में होम टीम विक्ट्री होगी। मतलब इंडिया ने ये तोड़ा था कि पहले कभी भी जी के होम टीम कभी भी वर्ल्ड कप जीती नहीं है। इंडिया ने तोड़ा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जीता। अगर अब इंग्लैंड जीतता है तो ये 3 इन अ रो हो जाएगा। जो इंग्लैंड की टीम है, उसको वैसे अपर एज तो है। वैसे तो फाइनल में प्रेशर गेम होती है। कोई भी टीम स्ट्रांग और कोई भी इजी टीम नहीं होती प्रेशर की वजह से। लेकिन फिर भी आप अगर इसको देखें, बैटिंग के को देखें, तो इंग्लैंड वाइड टीम है जिसका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है। नहीं नहीं, उनके इंग्लैंड की वाकई बहुत बैलेंस टीम है। चलो इंग्लैंड की तो बात होगी। अब आए ना जरा हमारे शहजादे जो गए थे वर्ल्ड कप में, जरा उनकी तरफ आते हैं ना। जो हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह गए थे, क्या कहते हैं आपने, क्या किया उन्होंने, क्या? जरा अपनी राय देना हमें। पाकिस्तान तो शुरू में तो पहली गेम में ही उसको जो डैमेज पहली गेम में हुआ, वो आखिर में भी जो है उसी की वजह से पाकिस्तान बाहर हुआ। आखिर में रिकवर अच्छा किया पाकिस्तान ने। आखिर में जो 4 मैचेस खेले, बड़ा अच्छा खेले। लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस मुझे ज्यादा नजर आई बजाय टीम वर्क के। नहीं तो क्या, वैसे ओवरऑल सेटिस्फाइड है टीम परफॉर्मेंस से, डिसअपॉइंटेड है? लास्ट में तो रिकवर उन्होंने अच्छा किया। ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन कुछ प्लेयर्स की तो परफॉर्मेंस इंतहाई डिसअपॉइंटेड। नहीं, मैं वो इंशाल्लाह हम आएंगे भी, हम आते हैं आगे जाके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे। लेकिन ओवरऑल आप कह रहे हैं कि ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड हैं नहीं, पूरे सेटिस्फाई वर्ल्ड कप नहीं को एज अ है। होल? एज दोनों अ मैचों की मैं बात कर रहा हूँ। एज अ होल परफॉर्मेंस अच्छी होती तो डेफिनेटली सेमीफाइनल खेल रहे होते। नहीं पर देखें जी, मार्केट में एक न्यूज ये भी तो है ना, न्यूज तो नहीं लेकिन जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, हम तो बड़ी बात है, हम तो खुद एक बहुत जूनियर किस्म के लोग हैं। हम तो कहाँ के एक्सपर्ट हैं, हम तो एक, आप कह लें कि देखने वाले लोग हैं। लेकिन जो हम सुनते रहते हैं, सब ये कह रहे हैं जी कि न्यूजीलैंड जो है वो वर्ल्ड कप में पहुंची है छोटी टीमों को हरा के। हम जो है, हमने इंग्लैंड को हराया, हमने न्यूजीलैंड को हराया, हमने साउथ अफ्रीका को हराया, मतलब हमने बड़ी टीमों को हराया। ठीक है, हमने वेस्ट इंडीज का मैच बहुत ही गंदा खेला, मतलब एक होता है ना बुरा खेलना, एक होता है कि इंतहाई का फजूल खेलना। और श्रीलंका का मैच हमारा वॉश आउट हो गया, वरना देखिए, हमने बाकी लिया। किसी हद तक मैं इस बात से एग्री करता हूं कि जो पाकिस्तान ने बड़ी टीम्स को हराया, और मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड तो लकी रहा है अब सेमीफाइनल तक पहुंचने तक। क्योंकि जो पहला मैच हमने हारा, 105 पे हम आउट हो गए। इसी जो अगला पहला मैच न्यूजीलैंड का था श्रीलंका के अगेंस्ट, उन्होंने 136 पे आउट कर दिया, खुद 13 ओवर्स में बना लिया। तो पहले मैच में हमारा रन रेट -5 में चला गया, उनका +5 में चला गया। बिल्कुल। और उसके उसके अलावा भी उन्होंने जो न्यूजीलैंड जीती है वो छोटी टीम से जीती है। लेकिन डोंट फॉरगेट, न्यूजीलैंड ने जो परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में होता तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो दे सकता था अगेंस्ट इंडिया। ये बात आपकी ठीक है। जो हमारी इंडिया की परफॉर्मेंस रही है इन द पास्ट, अगर आप देखो रिसेंट पास्ट में, एक वो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच छोड़ के हम सारे मैच आ रहे हैं इंडिया से, और कोई मुकाबला भी नहीं हुआ हमारा। नहीं नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला। पहला मैच से लेकर आज तक जितने मैच खेले हमने दरमियान में, एक फाइनल छोड़ के, वन साइड मैच में इंडिया वन साइड मैच जीता है। लेकिन ये आपको याद होगा, हमने पहले भी ये बात की थी कि जो भी ये
ये वही काम हुआ जो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया के साथ हुआ था। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वही हुआ है, टॉप ऑर्डर फेल हुआ और बस ठुस कर गया वो। देखिए हमारा जो प्रॉब्लम है, आप अगर हमारे पहले 3 प्लेयर्स का देखें, ये मेरे ख्याल में जितना मैं क्रिकेट को जब से फॉलो कर रहा हूं, तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले दफा हुआ है कि पहले 3 बैट्समैन की एवरेज 50+ है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके बावजूद हमारी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आ रही। वो इसलिए कि मेरे ख्याल में बाबर आजम तो ठीक है, उसका जो स्टाइल है, जो नंबर 3 पे आता है, उसका स्ट्राइक रेट भी अगर बहुत जबरदस्त नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में उसका बिल्कुल ठीक है। जो हमारे ओपनर है ना, खासकर इमाम उल हक, हालांकि उसकी एवरेज 50+ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आई थिंक जो करंट सिचुएशन है, वो अभी भी 90s की क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, इमाम उल हक के बारे में ना, मुझे उसकी बैटिंग में इतना एतराज नहीं है। बैटिंग देखें जी, अगर देखा जाए जिस तरह वो खेलता है, ठीक है, उसका तकरीबन 80s का स्ट्राइक रेट होता है, जो उसका रोल दिया गया है साथ, क्योंकि फखर अभी फॉर्म में नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म रहा पूरे वर्ल्ड कप में। वरना अगर फखर आपको जी स्ट्राइक दे रहा है तेज, और ये दरमियान में सिंगल डबलिंग कर रहा है, दरमियान में चौका मार रहा है, तो ठीक है। मुझे उसकी प्रॉब्लम जो है उसकी जुबान से है। मतलब यार क्या तुक बनती थी, वर्ल्ड कप से पहले साफी तेरे से सवाल पूछ रहा है भाई कि हाँ जी आप पे प्रेशर तो नहीं है कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि आपका चचा जान जो है वो आपके सिलेक्टर है। और नहीं जी, मैं ऑटोमेटिक सिलेक्शन हूँ। ओ अल्लाह के वास्ते, केड़ी ऑटोमेटिक सिलेक्शन भाई। अच्छा, आपने एक बात कही है कि फखर फॉर्म में नहीं है, तो लास्ट टाइम कब देखा था आपने फखर को फॉर्म में? ये फॉर्म का नहीं यार मसला है अभी, या का मसला है? नहीं नहीं, उसने यार अभी सेंचुरी बनाई थी यार, कोई पिछली सीरीज में सेंचुरी बनाई है उसने, 100 किया उसने। जी, वो इंग्लैंड के खिलाफ किया था इंतहाई फ्लैट पिचेस में, तो वो तो तकरीबन 1400 कुछ रन इंग्लैंड ने किए, 1350 हमने भी किए, हर बैट्समैन ने स्कोर किया। उसके अलावा जरा सी बॉल हिल रही हो तो मेरे मुझे तो लगता है कि वो फॉर्म का उसका मसला नहीं है, उसकी टेक्निक का मसला है। नहीं, टेक्निक का देखो, टेक्निकल बैट्समैन तो कभी था ही नहीं। जब से वो आया टेक्निक तो उसकी खराब है, ये तो मैं पहले दिन से पता है। ये अगर हम ये कहें जी, अब टेक्निक देखें, टेक्निक सेवा की भी खराब थी। टेक्निक बहुत सारे बैट्समैन गुजरे हैं जिनकी टेक्निक है ही कोई नहीं। गेल की कौन सी टेक्निक है? कहने का मकसद ये, आई थिंक जो मुझे लगता है, मुझे प्रॉब्लम ये लगती है कि उसको जो है ना थोड़ा वो डर के खेलता है। वो जो होता है ना कि थोड़ा छिक के खेल रहा है वो, कि जी मैं आउट ना हो जाऊं। सिंगल अभी भी देखो यार, 30 बनाएगा, 35 बनाएगा, 45 बॉलें खेल के, जबकि वो ऐसा बैट्समैन है, अगर 45 बॉलें खेल लो 50+ रन हो चाहिए उसके। देखिए मेरे ख्याल में तो अगर आप जितना भी कैरियर है फखर का, उसमें से आप चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, बंगला जिम्बाब्वे की सीरीज और एक दो छोटी टीमों के खिलाफ सीरीज को निकालें तो पीछे क्या बचता है उसके पास? नहीं नहीं, ये बात तो ठीक है। देखें, मैं हम आपको याद है, हम पहले ही बात कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी जो टीम थी उसमें कई प्लेयर ऐसे हैं। अब हम चैंपियंस ट्रॉफी की टीम देखते हैं, फाइनल खेली थी, ठीक है ना। उसमें से कई प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया। बाबर आजम को तब देखें और आज देखें, एक बेहतर बैट्समैन है, ठीक है। इमाद वसीम को एज ऑलराउंडर आप देखें, उस टाइम देखें और आज देखें, बहुत बेहतर ऑलराउंडर बन गया। बैटिंग आप बहुत देखें बेहतर। उसकी इंग्लैंड सीरीज में, अभी वर्ल्ड कप में बैटिंग देखें, बॉलिंग, ऑब्वियसली बॉलिंग में वो कभी भी पांच विकेट लेने बॉलर कभी था ही नहीं वो, लेकिन ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस ठीक रही है। जो फॉल डाउन आया ना, वो आया जी आपके भाई इन मेरे फखर जमान का। फॉल डाउन आया उसके बाद, फाइनल के बाद कोई उसने ऐसे खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं की वनडे में। उसके बाद जो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, जो हमने पहले कई बार डिस्कस किया है, हसन अली। हसन अली ने तो ये जो अपना बेड़ा गर्क किया ना, ये जो वीडियोस बना के पता नहीं किन चक्करों में पड़ा हुआ है, कभी वो इंटरव्यू दे रहा है, कभी उधर इंटरव्यू दे रहा है, कभी वाघा बॉर्डर जा रहा है। भाई क्रिकेट फोकस करो। उसके बाद शदाब खान को मैं फॉल डाउन नहीं कहूंगा, लेकिन शदाब खान उधर ही है, होता है ना कि दिन ब दिन इंसान इंप्रूव करता है। शदाब खान अभी भी उधर ही है, ना नीचे गया है ना ऊपर आया है। अगेन 2 साल गुजर गए भाई आप, और 2 साल से लगातार टीम के साथ है। आप उम्मीद रखते हो कि यार आप इंप्रूव करोगे। तो ये तीन, और चौथा हुआ जी वो फहीम अशरफ। उसको बहुत चांस मिला है। उस लड़के की बॉलिंग ठीक थी, लेकिन उसने बैटिंग बिल्कुल नहीं की। या तो शायद आई थिंक उसको प्रॉपर चांस भी नहीं मिला। प्रॉपर चांस का मतलब ये है कि उसको बैटिंग मिलती है 8वें नंबर पे, अब वहां पे ये है जी कि हिट लगी ना लगी तो आउट। या तो वो जिस तरह हमने 99 के वर्ल्ड कप में अब्दुल रजाक को हमने 8वें नंबर से उठा के तीसरे नंबर पर बिठा दिया, और उसके ऊपर बैटिंग में निखार आया। अगर ये इसको चांस मिलता कुछ ऐसा, आई डोंट नो, वो अब वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे क्या होता है। लेकिन ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है इन प्लेयर्स के साथ। अच्छा, मेरा ख्याल में अगर कोई और भी सिलेक्टर होता, टीम ठीक सिलेक्ट हुई थी, अगर कोई और भी सिलेक्टर होता ना, तो टीम यही पिक होनी थी, कोई एक आध प्लेयर ऊपर नीचे होता।
मेरे ख्याल में जो अगर ये शुरू में सिलेक्शन ठीक कर लेते, मैच सिलेक्शन, हाँ फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सेलेक्ट किया हसन अली और वहाब रियाज को एक ही मैच में, देखें दोनों पुराने बॉलर बॉल के बॉलर हैं, तो मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी को पहले मैच में से होना चाहिए था। आमिर के साथ और कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो नई बॉल से बॉल कर सके, तो ये एक बहुत बैड सिलेक्शन थी। दूसरा, ये जो आपका सियालकोट का है हाँ लेफ्ट हैंडेड, नहीं लेफ्ट हैंडेड, हारिस जिसने सोहेल, बड़ी, हारिस सोहेल, हारिस सोहेल। सियालकोट स्टेडियम में खेलता था हारिस सोहेल, इसने दुबई में भी स्कोर किया, इसने साउथ अफ्रीका में भी स्कोर किया, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले ज्यादा स्कोर जो किया वो बाबर उरुस ने किया जब भी उसको मौका मिला। तो उसको एक मैच जिसमें फर्स्ट मैच था जो वेस्ट इंडीज, जिसमें कोई भी बैट्समैन नहीं चला, उस बेस पे उसको बेंच कर दिया। अगर ये शुरू में हारिस सोहेल लाइनअप में होता और ये शाहीन अफरीदी होता, तो मेरे ख्याल में हमारी परफॉर्मेंस इससे ज्यादा बेहतर होती। नहीं, असल में ये बात थी कि ओवरऑल टीम हमने अच्छी सिलेक्ट की थी। सिर्फ एक आध आप कह सकते हो कि जो हसनैन लड़के को हम ले गए थे, जो बहुत तेज बॉलर था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जी के, मतलब उसकी जगह अगर हारिस रऊफ को चांस मिलता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई में, या फिर अगर वर्ल्ड कप में अब हमने उस्मान शनवारी को हमने 2 साल लगातार टीम के साथ रखा, उस लड़के ने परफॉर्म किया। सडनली वर्ल्ड कप में आके हमने उसको बाहर बिठा दिया और एक बिल्कुल ही रॉ, जिसको इंजमाम भाई कहते हैं जी, कि हमारा सरप्राइज पैकेज था, और सरप्राइज पैकेज वो पैकेज ही रहा है ना, उसी ने किसी ने खोला है ना कुछ, क्या वापस ले आए उसको। सरप्राइज पैकेज में लिखा हुआ था कि वर्ल्ड कप से पहले नहीं खोलना, उसके बाद खोलना है, वो पता नहीं अभी खुला नहीं खुला। और नहीं, मेरे याद है कि जगती प्लेयर के साथ भी है। आपको याद होगा उस्मान शनवारी को जब हम टीम में लेके आए थे, उसने डोमेस्टिक में 5 आउट किए थे T20 में, और सडनली उसको टीम में ले आए थे एकदम, और T20 उसको फिर बहुत मार पड़ी थी। फिर वो ड्रॉप हुआ लड़का, 3-4 साल से मेहनत की है उसने, अपनी थोड़ी सी बिल्डअप बनाई है, थोड़ा पेस इंक्रीज किया, फिर वापस आया परफॉर्म कर रहा है। हम थोड़ी ज्यादती भी करते हैं। तो बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमने यही गलती की थी चैंपियंस ट्रॉफी में, कि पहला मैच हमारा इंडिया के खिलाफ हुआ, हमारी टीम बहुत बुरी हमने सेलेक्ट की, हम हार गए। लेकिन हमने दूसरे मैच में ही हमने अहमद शहजाद को बाहर बिठाया, फखर को लेके आए, हमने बिठाया वहाब को बाहर बिठाया, और हम लेके आए थे जुनैद खान को, और हमारी टीम बैलेंस होगी और हम मैच जीते गए। यहाँ पे ये हुआ कि हमने कुछ 3-4 मैच लगा दिए अपनी 11 पिक करने में, वो 3-4 मैच जो हमने जाया किए हैं ना, उसके बाद पर चले। अब आ जाते हैं जी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे। तो ओवरऑल हम बात कर चुके हैं जी कि कि बाबर आजम ठीक खेल गया, हारिस सोहेल एक फाइंड है, शहीन शाह अफरीदी एक फाइंड मिली हमें इस वर्ल्ड कप से। जो मुझे बहुत बड़ा कंसर्न लग रहा है ना वर्ल्ड कप के बाद, चलो वर्ल्ड कप तो होगा, जो हमने करना था हो गया, आगे फ्यूचर देखते हैं। अभी हमारे पास 3 महीने का ब्रेक भी है, हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है, ठीक है। मैं यही बात आपको करना चाह रहा था कि जो आप कह रहे थे वो इम्प्रूव नहीं किया शादाब खान ने, मेरे ख्याल में तो वो फर्स्ट लाइन स्पिनर हो ही नहीं सकता। वो एज जिस तरह इमाद वसीम अभी यूज हो रहा है एज ऑलराउंडर, बीच में ओवर करा लिए, 8-10 ओवर करा लिए, 30-32 रन दिया, एक आउट किया, ठीक है, नहीं किया कोई नहीं, साथ थोड़ी बैटिंग कर, ये रोल हो सकता, ये रोल तो हो सकता है शादाब खान का। फ्रंट लाइन मैच विनर स्पिनर का रोल उसके पास नहीं है, उसके पास इतनी बॉलिंग ही नहीं है कि वो एक टीम को में से 3 या 4 या 5 आउट करके दे। उसका उसका वही हिसाब हो गया जो आपको याद है कि एक टाइम पे आके ना अश्विन का ही हो गया था प्रॉब्लम, कि अश्विन काफी लिमिटेड हो गया था। उसको तो या तो अगर कोई स्पिन मिलेगी विकेट से फिर तो इफेक्टिव होगा, वरना वो बिल्कुल, तभी तो वो साइड लाइन हो गया था ना वनडे की टीम से, आपको याद होगा। इसका प्रॉब्लम यही हो गया है। अश्विन 10-12 साल के कैरियर के बाद इस तरह हुआ है, इसका तो कैरियर अभी साल हुआ शुरू हुआ, अगर ये हो गया अभी तो फिर तो आगे तो बड़ा मुश्किल होगा। नहीं नहीं, असल में यार प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे जितने भी यंग लड़के हैं ना, ये तो हमारा आई डोंट नो हमारे प्लेयर्स में प्रॉब्लम है या हमारे जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रही। यार मैंने अब्दुल कादिर से बात सुनी है, मैंने मुश्ताक का सुना है, सब ये कहते हैं जी कि लेग स्पिनर का जो मेन हथियार है ना, वो उसकी लेग स्पिन है, ठीक है। जब तक आप लेग स्पिन प्रॉपरली स्पिन नहीं कर सकते, आप कभी भी इफेक्टिव नहीं होते। तो इसका भी ये प्रॉब्लम था, और यही प्रॉब्लम आपके यासिर शाह का भी है कि ठीक है, इसकी माशाल्लाह गुगली बहुत अच्छी है, ऐसा गुगली इसकी अच्छी है, शदाब की इसका फ्लिपर अच्छा है, लेकिन लेग स्पिन इसकी उतनी जाती ही नहीं है, स्पिन होती है। जब तक आपकी लेग स्पिन ही ना प्रॉपर स्पिन हो, तो बड़ा फिर ये खास तौर पे जब पिचें होती है ना ऐसी स्लो पिचेस हो, या फिर आपकी पिचें ऐसी हो जहाँ पे इतना टर्न ना हो रहा हो, वहां पे आपको लेग स्पिन ही चाहिए, क्योंकि गुगली तो
गुगली में तो आपको लाजमी चाहिए हेल्प पिच की, लेकिन लेग स्पिन अगर आपका अच्छा पिच चल रहा हो तो आप एक फ्लैट पिच पे भी अपनी बॉल स्पिन कर लेते हो आप। दूसरा, जब ये इंजर्ड हुआ था तो मुझे ये समझ नहीं आई कि जब तो टाइम था यासिर शाह का, उस वक्त तो उसको वनडे नहीं खिलवाया, ना T20 में रखा, और जब उसका टाइम नहीं रहा, अभी तो वो टेस्ट में भी इतना इफेक्टिव नहीं रहा। तो अब अगर वो इंजर्ड हुआ था, इनको चाहिए था कोई एक नया प्लेयर लेके आते, कोई स्पिनर ट्राई करते, और कराची किंग्स का उमर खान मेरे ख्याल में वो ट्राई करना था ना, इतने प्लेयर ट्राई हो रहे थे, अगर उसको भी ये ट्राई कर लेते तो मेरे ख्याल में हमें हो सकता है कि अच्छा स्पिनर मिल जाता। भाईजान मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी कोई बड़ी पर्ची है ये, पता नहीं, मुझे लगता है, मैं शायद गलत हूँ, इतनी बड़ी पर्ची है यासिर शाह। और यार पता नहीं क्या इसको इसको इतना पसंद करता है मिकी आर्थर या सिलेक्शन कमेटी इतना पसंद करती है भाई। उसकी वनडे में जब से वो आया, एक जिम्बाब्वे का मैच छोड़ के जहां पे इसने 5 आउट किए थे, वनडे में उसकी परफॉर्मेंस पैथेटिक है, मतलब बुरी नहीं है, पैथेटिक परफॉर्मेंस है उसकी। और टेस्ट में भी अगर आप उसके लास्ट 8-9 टेस्ट उठा के देख लो तो बड़ी उसकी बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रही है उसकी। फिर उसको ऑस्ट्रेलिया ले गए भाई, वर्ल्ड कप से पहले चांस था कोई नया प्लेयर तुम ट्राई कर लो, पर नहीं, इन्होंने ट्राई नहीं किया। इधर अभी काउंटी, एक काउंटी मैच में जब वो पहला मैच वो रिप्लेस हुआ है तो 90 रन उसने दिए काउंटी के अगेंस्ट मैच। नहीं, वनडे का तो बॉलर है ही नहीं ना, उसकी वनडे की फिजिक है, मतलब उसकी जो है ना वो फिजिकल, क्या मतलब उतना वो तेज होता था, चुभी है वो, ठीक है, टेस्ट मैच में चल जाता है, लेकिन वनडे में ऑब्वियसली यू नीड अ फिटर प्लेयर। हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी भाई रिप्लेस कर, अब हमारे पास देखें जी, जो हमारे भी गैप्स हैं, हमारे पास गैप क्या, हमारे पास हमें फखर की जगह एक अच्छा, ये नहीं कह रहा कि फखर को रिप्लेस करो, लेकिन एक मुतबादिल ना, कि अगर फखर परफॉर्म नहीं कर रहा, एक उसी तरह का ओपनर, मतलब फखर की तरह का ओपनर मींस के शर्जिल खान, फखर, ये जो एग्रेसिव ओपनर हमें वो चाहिए। उसके बाद नंबर 3 का हमारा ठीक है, नंबर 3 भी हमारा खेलेगा आपका बाबर। चौथे पे हारिस सोहेल फिट है। पांचवे पे क्योंकि अब मलिक तो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, हफीज ने रिटायरमेंट ली नहीं है, लेकिन हमें पता है भाई कि हफीज की क्रिकेट यहाँ पे खत्म हो चुकी है, वनडे की एटलीस्ट। तो हफीज पांचवें की में सरफराज को होना चाहिए, जी, पांचवें में सरफराज को खेलना चाहिए। देखिए सरफराज का भी मैं इस टाइम टू बी ऑनेस्ट एक क्वेश्चन मार्क आया हुआ है कि उसकी जो परफॉर्मेंस रही है रिसेंट पास्ट में वनडे में, कि वो टीम में होगा या नहीं होगा। अगेन आप देख रहे हो बिगर पिक्चर, मैं बिल्कुल हक में नहीं हूं कि उसको फौरन रिप्लेस किया जाए, मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूं ना। मैं कहता हूं कि उस कप्तानी से उसको हटाओ, उसने अच्छी कप्तानी की है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस, थोड़ी सी परफॉर्मेंस उसकी कॉम्प्रोमाइज इसलिए भी हुई है कि उसने हफीज को ऊपर बुलाया, हारिस को ऊपर बुला के ना खुद नीचे नंबर वाले बैटिंग की है कि ये प्लेयर ऊपर जाए। वरना हम सबको पता है जी कि जो आइडियल बनता था उसका रोल, वो नंबर 4 पे बनता था, लेकिन वो 4 पे हफीज को भेजता रहा। लेकिन अगर हम देखें जी कि सरफराज टीम में है तो नंबर 4 पे सरफराज खेलता है, पांचवें में आपका हारिस सोहेल है, मतलब पहले 5 तो आपके हो गए हैं। अब छठे पे आपको एक नया बैट्समैन, बिल्कुल एक फ्रेश ब्लड लेके आया, ना कोई आसिफ अली लेके आओ, ना कोई उमर अकमल लेके आओ, तो बिल्कुल फ्रेश लड़का, उसको एक आपको लंबा रन दो। छठे आपको छठे के पे चाहिए, जिस तरह एक टाइम उमर अकमल खेलता था, कि अच्छे स्ट्राइक रेट से सिंगल रोटेट स्ट्राइक, और जब आपको जरूरत पड़े और बड़ी हिट भी कर सके। बिल्कुल वैसा बैट्समैन चाहिए। फिर आपके आगे 7वां नंबर, 7वां पे आपको चाहिए ऑलराउंडर, ठीक है। अभी तक जो हमारी करंट, जो मेरी नजर, इमाद वसीम बड़ा उसको जो है ना फुलफिल कर रहा है 7वें नंबर को, ठीक है, 5 ओवर का 10 ओवर का बॉलर भी है और 7वें नंबर का बेहतरीन बैट्समैन है। बाकी बचा आपका 8, 9, 10, 11, ये 4 आप खिलाओ अच्छा, जेन्युइन बॉलर। थोड़ी सी एक चीज अगर वो इम्प्रूव कर ले इमाद वसीम, उसकी बॉल जो है ना स्पिन नहीं होती, अगर वो स्पिन कर ले बॉल को तो मेरे ख्याल में वो और ज्यादा इफेक्टिव हो। नहीं, अगर देखो ना, आई थिंक कौन सा मैच था यार, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लास्ट मैच आई थिंक, जो ये लास्ट मैच खेले बंगाली के खिलाफ है, उससे पहले वाला मैच, जब वो पिच थोड़ा स्पिन कर रही थी, उसमें उसकी बॉल स्पिन हो रही थी, मैंने कुछ बॉल देखी है जो पड़ के ना हल्का सा बाहर गई है उसकी बॉल। लेकिन वो हमें पता है जिस तरह वो बॉल पकड़ता है, जो उसकी सीम पोजीशन है, वो बॉल उसको आते ही अंदर है हाथ के साथ। बिल्कुल इसी तरह, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस करे, अगर कोशिश करे, तो मेरे ख्याल में वो स्पिन भी कर सकता है। नहीं कर सकता बिल्कुल। तो उसके बाद बाकी बचे 4 बॉलर। फिलहाल तो जो वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस रही है, आमिर ठीक है, आमिर भी ठीक है, शाहीन भी ठीक है, वहाब एज अ फर्स्ट चेंज मैं उसको भी खिलाऊंगा कि जो ना दरमियान में बॉलिंग करने के लिए, और क्योंकि हमारे पास डेप्थ बॉलिंग के लिए मेरा जाती ख्याल है कि उससे बेहतर बॉलर हमारे पास है ही नहीं फिलहाल।
बिल्कुल, अगर ये 3 हो जाएं, जो चौथा है हमारे पास अब्दुल रज़ाक टाइप कोई ऑलराउंडर हो जाए, जो बॉलिंग भी बड़ी अच्छी फास्ट कर रहे और बैटिंग भी कर ले, और एक हमारे पास प्रॉपर स्पिनर हो जाए, जब बैटिंग बॉलिंग विकेट हो तो स्पिनर खेल ले, और जब थोड़ी फास्ट पिच हो सीपी तो विकेट उसमें हो, आप हाँ डालो। बिल्कुल। अब देखो वर्ल्ड कप के बाद क्या होता है, अभी तो फिलहाल पर ये, पर अभी क्योंकि 2-2.5 महीने की यार जो मेन प्रॉब्लम है ना मेरे भाई, मेरा ख्याल है प्रॉब्लम भाई प्लेस का नहीं है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो ओवरऑल हमारा जो ढांचा है ना पीसीबी का, अभी अगेन फेसबुक आ गया, ये सोशल मीडिया आ गया, समझ ही नहीं आती भाई कौन सी न्यूज असल है और कौन सी झूठी है। अभी मतलब मैं न्यूज पढ़ रहा था जी कि जी वसीम अकरम को बॉलिंग कोच के लिए कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरा नहीं यार कि न्यूज कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, लेकिन यार हमारे पास अब हंसी आती है, खुदाई कसम हंसी आती है और कभी कभी रोना आता है। ग्रैंड फ्लावर हमारा बैटिंग कोच है, और पिछले 4 साल से बैटिंग कोच है भाई। जिम्बाब्वे की टीम में उस टाइम पे उसकी 27 से 28 की एवरेज थी, और वो हमारा बैटिंग कोच है यार, आफरीन है भाई। आपके 2 हेड कोच रिप्लेस, एक तो वकार यूनुस रिप्लेस हो गया, और ये मिकी आर्थर भी रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन वो ग्रैंड फ्लावर वो वहीं बैठा हुआ है, वो कहीं नहीं गया जा रहा। वही मैं कह रहा हूँ ना यार, हमारे पास मियादाद, अच्छा इंजमामुल हक को अल्लाह, भाई इंजमामुल हक को हम सबको पता है, मतलब आपने भी, मतलब जितनी मेरी दाश्त है ना, जितनी मैंने क्रिकेट फॉलो की है, इंजमाम एक बेहतरीन बैट्समैन था, बेहतरीन लेजेंडरी बैट्समैन था। लेकिन अगर कहो ना कि कोई कोई ऐसे प्लेयर होते हैं जिनकी अपनी स्किल्स तो होती हैं, बॉलर हो या बैट्समैन हो या विकेट कीपर हो, लेकिन उनमें तो क्रिकेट दिमाग नहीं होता कि वो कुछ डिसीजन ले सकें, ठीक है। इंजमाम कभी भी बंदा नहीं रहा कि जो बड़ा जो है ना वो क्रिकेट को समझने वाला बैट्समैन, बहुत अच्छा था वो, उसको हमने बना दिया चीफ सिलेक्टर, और भाई उसको बैटिंग कोच बना दो कि वो लड़कों को बताए भाई टेक्निक सीधी कराए, बताए भाई कैसे खेलनी है, उसको हमने बना दिया वहां पे। यूनुस खान, जितने भी आपके जो है ना, आप इंग्लैंड देख लो, न्यूजीलैंड देख लो, इंडिया देख लो, जितने भी आपके रिसेंट प्लेयर रिटायर हुए हैं ना, उन्होंने उनको अपने सिस्टम में डाला है, क्योंकि आपको फ्रेश ब्लड चाहिए एक मॉडर्न क्रिकेट में। यूनुस खान रिटायर हुआ है भाई, आप उसको बैटिंग कोच बनाओ, ठीक है। यूसुफ आपके पास था, उसको बनाओ, इंजमाम था, उसको बनाओ, ये बिल्कुल रिसेंट। मिसबा भी रिटायर हुआ है, उसकी आप ले सकते हो। अच्छा बॉलिंग में भाई, अभी चलो अभी फिर भी मेरा थोड़ा सा वो है, मैं थोड़ा सा मुतमईन हूँ कि चलो अजहर महमूद बॉलिंग कोच है। उससे पहले मोहम्मद अकरम, वो यार 4 वनडे खेला हुआ, जिसने फर्स्ट क्लास भी नहीं खेली, वो जाके इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट खेलता रहा है, उसको हमने इतना लंबा अरसा दे दिया बॉलिंग कोच पे। भाई हमारे पास क्या मर गए हैं, वकार यूनिस बॉलिंग कोच, आकिब जावेद, और आकिब जावेद का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो यार। आकिब जावेद ने आपको 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताए हैं, और आकिब जावेद एज अ कोच, उसका एक सक्सेस, उसका रेज्यूमे पढ़ो ना, उसकी एक सक्सेस स्टोरी है। उसके अलावा अभी रिसेंटली यार शेब अख्तर रिटायर हुआ है। 2 साल से हेड कोच है लाहौर कलंदर्स का, तो वो बस सक्सेस तो उधर कोई नहीं मिल रही उसको। नहीं नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो आप बात करते हो ना फ्रेंचाइजीज की, इसमें इसमें यार थोड़ी सी और ये मार्केटिंग होती है सारी, ये कारोबार है, वो क्रिकेट नहीं है, वो एक बिल्कुल कारोबार है। अगर आप देखो ना उनका जो फोकस है, वो पैसे कहाँ बना रहे हैं, पैसे बना रहे हैं एडवर्टाइजमेंट से, वो नए प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये पूरे कारोबार है यार। कि जब जो भी नया प्लेयर खेलता है वो इनके साथ अब जो भी फॉर एग्जांपल हारिस रऊफ हो गए, एबीसी, जो भी नया प्लेयर आगे जाएगा, ये शाहीन शाह अफरीदी है, वो टीम में खेल रहा है, वो लाजमी होगा कि वो भाई लाहौर कलंदर का उसका कुछ 4-5 साल का एग्रीमेंट हुआ होगा, जो भी उसको पैसे मिल रहे होंगे ना, उसका थोड़ा पता हिस्सा लाजमी लाहौर कलंदर में जा रहा होगा। ये पूरा आपको पता है, ये पूरा एक सिस्टम होता है भाई, कि अगर हम आपको लॉन्च कर रहे हैं तो पहले 5 साल जो भी आपकी ओवरऑल आमदनी होगी, हम ही आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम आपके मतलब हम आपको प्लेयर को मैनेज करेंगे, ये गोल गेम है। एनीवेज, वापस आते हैं इस पे। तो अभी देखो भाई, हमें ओवरऑल जो है ना, एक तो डोमेस्टिक में तो हमें डेफिनेटली को चाहिए, डोमेस्टिक का तो हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है ना, उसमें अल्लाह जाने क्या होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ ये जो अपनी नेशनल टीम की बात करें, हमें फौरन से पहले हमें एक हेड कोच चाहिए। अच्छा हेड कोच में एक और बात है, आप देख लो यार, अब जो मॉडर्न क्रिकेट आ गई है, अब हेड कोच को ऐसा नहीं होता है कि जो बैठ के आपको नेट प्रैक्टिस आता है। आप देखो उनका वो है रवि शास्त्री इंडिया का, उसको आप बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। आपको याद होगा ये बना रहा है इनका, इंग्लैंड का बना रहा है, एंड्रू स्टॉस बना रहा है या एंडी फ्लावर बना रहा है। यार मैं बैठ के देख रहा था इसके, रमीज भी आप देखते होंगे, रमीज राजा के जो आप सुनते हो तबसरे,
वो मैच से पहले जो जो बातें करता है ना कि यूं करें यूं करें यूं करें, और जिस टीम ने उसको फॉलो किया उसने अपने न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच से पहले कहा था कि आप शुरू के पहले 3 बैट्समैन आउट करें, धोनी और पांट आए तो आप उसको सेंटर को लेके आ जाए, और सेंटर ने पहले 5 ओवरों में से 6 रन दिए धोनी उनके खिलाफ, इतना फंसा के रखा उसने, और वही काम न्यूजीलैंड ने किया। आपको ऐसा बंदा चाहिए जो कि क्रिकेट समझे, जो आपको स्ट्रेटजी बना के दे, जो कोच हो ना उसका प्लान हो, स्ट्रेटजी, ईच प्लेयर को बिठाए कि तुमने यहाँ बॉल करना है, इसके खिलाफ ये करना है, इसके खिलाफ ये करना है, बैटिंग में ये करना है, और जो स्किल्स है ना उस पर काम करें आपकी फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच और बैटिंग कोच। तो बिल्कुल। और अभी मेरा जो ख्याल है, सबसे पहले तो फखर को और हसन अली को, इनको तो रेस्ट दें, इनको कहें यार आप डोमेस्टिक खेलो, और मेक श्योर करेंगे ये डोमेस्टिक खेलें। हाँ, साल खेलें डोमेस्टिक, ठीक है, और ताकि इसका जनरेटर स्टार्ट हो सके। लेकिन ना वो ये गलती सही बयान मैं बात काट रहा हूँ, ये गलती जो है ना ये हमारी पिछली गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट की मिला के है कि इन्होंने लोड शेडिंग खत्म कर दी है और जनरेटर चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती अब। पहले लोड शेडिंग थी, उसका नहीं चल रहा। अभी भी उसने जो 3-4 मैच लास्ट, मेरे ख्याल में मैं 14 के 15 मैच ऐसे हैं जिसने उसने हर मैच में 70+ रन दिया है। हाँ एक आगे, एक सज्जी, एक लेफ्ट साइड पे, एक आगे। उसकी बॉलिंग में उसको मसला ही कोई नहीं हो रहा, बैट्समैन को वो मारी जा रहे हैं, ये बॉल उनको लूज दे ही जा रहा है। तो इसको और सरदार जी वो स्टोरी शेयर करें ना, वो आप बता रहे थे जी कि वो रजाक ने क्या कहा था इसके बारे में। हाँ, रजा कहता है कि हेलो, अब्दुल रजाक कहता है कि इसको किसी ने कह दिया है कि आप अगर इंग्लिश इंप्रूव करो तो रूम है, आप कैप्टन बन सकते हो। तो वो उसके बाद वो इंग्लिश जहाँ बैठ रहे हैं, जिधर कोई तुक ना बन रही है उधर भी इंग्लिश बोल रहा है, और कहते हैं जी मैंने इसको कहा बराम करो यार, क्या तुमने बनाया हुआ। उधर T10 खेल रहा था, अब्दुल रजाक भी उधर था। कहता है जी वैसे ही मीटिंग में बुलाया ना, वो बीच में घुस जाए, इंग्लिश शुरू कर दे। ये बड़ा मसला ना हमारे प्लेयरों के साथ ना, हम यही हुआ था एम एस शहजाद के साथ भी। एम एस शहजाद साहब का बड़ा अच्छा कैरियर जा रहा था, वनडे T20 पक्का, मतलब हमें एक अच्छा बैट्समैन मिल गया था। ठीक है, वनडे में उसकी एवरेज पे और स्ट्राइक रेट पे आप क्वेश्चन उठा सकते हो कि यार बड़ा स्लो था वो, लेकिन फिर भी टेक्निकली साउंड प्लेयर था, फील्डर आउट क्लास था, एक अच्छा मतलब पैकेज मिल गया था हमें। लेकिन उसको भी बस दिमाग में, बड़ा अच्छा। वही मैं कह रहा हूँ, उसके भी बस दिमाग में डाल दिया जी के भाई अफरीदी के बाद तुम ही कप्तान हो, तो बेड़ा गर्क हो गया उसका। ये और ये कप्तानी जो है ना, अरे 11 प्लेयर भी कैप्टन बनना था। वो याद होगा तुम्हें एक टाइम तो अब्दुल रजाक ने भी कहा था भाई कि मुझे कप्तान बना दो, दानिश क्लियर का भी तो मैसेज एक बार वो पुराना आपको याद होगा कि जी मैं भी कप्तानी की जाऊँ ना। जब मलिक को बनाया था तो उस वक्त सारे एक दिन अखबार उठाओ अब्दुल रजाक का बयान आया हो, एक दिन अब अखबार उठाओ किसी और का आया हो, और लास्ट टाइम मैंने न्यूज़पेपर उठाया तो लिखा हुआ था लो अब कनेरिया भी बोल उठे। हाँ और अगर मुझे कैप्टन बनाया गया तो ऐसा तरीके से निभाऊंगा। हाँ, ये तो हमारे लास्ट चले जी। फिर आज जरा इंडिया का मैच, चेस नहीं आ गई वैसे जो है इंडिया के साथ। इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है मेरे हिसाब से। इंडिया हमेशा बॉलिंग पे स्ट्रगल करता था, और इस टाइम टॉप 3 में बॉलिंग उनकी आती है, खासकर बुमराह। वो एक कंप्लीट, वो खुद ही एक पूरी टीम है। बुमराह वाकई बहुत जबरदस्त। अच्छा, इन्होंने किया क्या इंडिया ने, एक तो इनके पास नंबर 4 पे और 5 पे इनके पास बैट्समैन कोई नहीं हाँ, मिडिल ऑर्डर है। स्लो कर रहा है। लोग धोनी को क्रिटिसाइज करते हैं। अब धोनी तो उसका स्टाइल ही है, वो इसी तरह खेलता है, गेम को फिनिश करता है। अब धोनी जहां पे विकेटें 3 गिरी हुई, तो वहां पे धोनी को आना चाहिए था, ताकि वो 15-20 ओवर उसको स्टेबलाइज करता। वहां पे नंबर 4 पे धोनी को आना चाहिए था। डेफिनेटली इंडिया को भी जो है ना, इंडिया का इस टाइम जो उनका मिडिल ऑर्डर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना एक टाइम में हुआ का। मुझे तो इस दफा उनकी बॉलिंग ज्यादा अच्छी लगी बैटिंग। अच्छा, बैटिंग में अगर देखो ना उनके पास 3 ही प्लेयर थे। ठीक है, राहुल ने भी बाद में आकर परफॉर्म किया, लेकिन बैटिंग अगर आप कौन है रिलायबल बैटिंग जो थी वो आप 3 पे थी, धवन, रोहित और कोहली। उसके बाद आपको बैटिंग नजर ही नहीं आती। बिल्कुल, और जब आप खाली टॉप 3 पे रिलाई
कर रहे हो तो लॉ ऑफ एवरेज ये है कि आप अगर कोई भी बैट्समैन है, अगर वो 3-4 इनिंग्स अच्छे खेल ले तो उसका ड्यू होती है बैड इनिंग्स, और इसी तरह अगर कोई अच्छा बैट्समैन 3-4 इनिंग्स बुरी खेल ले तो फिर एक अच्छी इनिंग्स ड्यू होती है। जो होती तो है। इंडिया की कोई ओवर कॉन्फिडेंस कह लें, कोई बदकिस्मती कह लें, कि वो जो दिन था बुरा वाला वो उनका आया सेमीफाइनल में। क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी ओवरऑल क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है ना, असल में वो एक्सपोज नहीं हुए पहले। और रोहित मेरे जैसे ख्याल करता में रहा। न्यूजीलैंड की जो ये टीम थी, अगर 10 दफा इंडिया से खेले तो मेरे ख्याल में 9 दफा इंडिया जीते उनसे। सही बात है यार, भजन 8 मैचों में 5 सेंचुरियां, वो भी वर्ल्ड कप स्टेज पे, ऐसा अचीवमेंट रोहित शर्मा ने जो किया है, ये कहना आसान मुझे है। मेरा ख्याल है 3 विकेट गिरने के बाद भी वो जीत सकते थे, अगर वो प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर अगर वो लेके आते तो। आई थिंक थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस था, पैंट ने गल शॉट मार दिया, हार्दिक पांड्या गलत टाइम पे आउट हो गया। फिर उसके बाद भी एक आउटसाइड चांस था जब जडेजा और उसकी पार्टनरशिप हुई है धोनी की, लेकिन फिर वो जो धोनी का रन आउट हुआ है, वो यार अब गप्टिल ने जो थ्रो मारी है, मतलब जी सर्कल जी। के बाहर से डायरेक्ट थ्रो, वो मैंने शुरू में कहा था कि न्यूजीलैंड लकी है कि वो आगे चला गया, पाकिस्तान अनलकी था, लेकिन न्यूजीलैंड के आगे जाने में मेरे ख्याल में हमारे जो न्यूजीलैंड और हमारे में एक डिफरेंस भी था, वो फील्डिंग का डिफरेंस था। फील्डिंग का न्यूजीलैंड की। यार ये तो ये तो हमें हमारी दरमियान में कुछ अर्सा हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी रही है, लेकिन ओवरऑल तो हमें पता ही है हमारी साइड कैसी है। तो चलो अब इंडिया का सफर खत्म हुआ। वैसे वो प्रोग्राम लगता है ना हर लम्हा पुरजोश, उसमें वो सखावत नाज ने कहा था, हारते गए हैं पर चस बड़ी आई है। हम हार तो गए लेकिन जो इंडिया की जो आ रही है ना, कसम से चस बड़ी आ गई, वैसे चस आ गई थी। वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस थे इंडिया वाले। लेकिन यह है कि देखें, कॉन्फिडेंस भी तो तब आता है ना टीम अच्छी हो। ये टीम भजन जो उन्होंने पिछले 10 सालों में अपना इम्प्रूव किया ना क्रिकेट, 10-15 सालों में, वो गंगुली का एरा, गंगुली ने शुरू किया था इसको, गंगुली ने स्टार्ट किया था। हम कहते हैं ना, हम जब बात करते हैं थोड़ी सियासी बात बीच में आती है कि जी बनाया जी हमारा एटम हम जी, नवाज शरीफ ने मतलब ना वो किए हैं, तजर्बे किए हैं, लेकिन हमें सबको पता है जो हिस्ट्री है, भुट्टो ने स्टार्ट किया, जिया के दौर में काफी काम हुआ, फिर जाके आखिर में हुआ। इंडियन क्रिकेट का यही काम हुआ है, गंगुली ने स्टार्ट लिया था, धोनी ने बहुत इंप्रूव किया उसको, और फिर कोहली ने उसको लॉन्च किया। अब कोहली ने जो टीम बना दी है ना, मतलब बॉलिंग होगी, बैटिंग होगी, और इवन जो उनके बैकअप पड़े हुए हैं, मतलब आप देखो जी, इनके पास 3 स्पिनर हैं फिलहाल, जडेजा, चाहल और यादव। यादव टीम से बाहर था और फिर भी दोनों स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं। फास्ट बॉलिंग में बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, शमी। शामी, और उसके अलावा जो उनका वो है यादव, सॉरी यादव नहीं, क्या नाम है उसका, उमेश यादव, जो फास्ट बॉलर है, जो काफी निपी है, वो भी अच्छा, बाहर था। देखिए उसको तो मैं तो मार खाता ही देखता रहा हूँ, ठीक है उसका पेस था, लेकिन उसको तो मैंने तो जब भी देखा मार ही खाते देखा। पर मैं वैसे ही बात करूँ ना, अभी भुवनेश्वर कुमार जो है ये आपका बाहर बैठा रहा है, ये आपके सारे मैच नहीं खेला, ये बिल्कुल इसी। आता जाता रहा है। तो ओवरऑल इनकी जो है ना, बैकअप एक बैकअप है, सिर्फ ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मिडिल ऑर्डर में। लेकिन मिडिल ऑर्डर में भी प्रॉब्लम ये रहा है जी कि इन्होंने यादव को बहुत चांस दिया, तो यादव नहीं, क्या नाम है उसका यार, वो जो उनका मिडिल ऑर्डर है, वो जो शंकर विजय। हाँ, उसका उसको बहुत लंबा चांस दिया इन्होंने। इनके पास ये हुआ कि वो रायना को परफॉर्म नहीं कर पाया, रायना को उनको बाहर बिठाना पड़ गया। मिडिल ऑर्डर में ये थोड़ा, आई थिंक इन्होंने पिछले साल 1.5 साल में कोई नया बिल्कुल ना यंग ब्लड इन्होंने मिडिल ऑर्डर में ढूंढा ही नहीं। इनका आई थिंक वर्ल्ड कप का प्लान ये था कि केएल राहुल या वो शंकर को हम मिडिल ऑर्डर में ट्राई करेंगे, लेकिन वो धमन इंजर्ड हो गया, तो केएल राहुल को ओपनर जाना पड़ा, और जो शंकर था वो बेचारा परफॉर्म नहीं कर पाया इतने बड़े स्टेज पे। बहरहाल ये है कि बस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनको हुआ, क्योंकि कुछ मैंने उनके क्राउड के और ये इंटरव्यू उनके देखे जब वो बारिश की वजह से मैच खत्म हो गया, तो उसमें वो तो बस वो समझ रहे थे कल हम आएंगे। वो जिस तरह मुराद सईद ने, वही सियासी बात है, मुराद सईद ने कहा था कि इमरान खान आएगी, 200 अरब लाएगी, हाँ, इधर उधर करेगी, उसके मुंह पे मारेगी, ये अवाम पे लगेगी। वो इसी तरह का इनका भी था कि बस कल आएंगे हम, पहले 2-3 ने पूरा कर देना है, बस खत्म हो जाएगा। वो थोड़ा मेरे ख्याल में ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन टीम तो बहुत अच्छी है। नहीं टीम बहुत अच्छी है, और आई थिंक, और मैंने जब ये बारिश हुई थी ना, तो मैंने उस टाइम भी एक बात सोची थी, मैंने कहा था यार कि
ये हमेशा ही होता है कि जो एक मोमेंटम बना होता है ना, जब ब्रेक आ जाए ना तो मोमेंटम टूट जाता है। वो एक इंडिया हावी थी उनपे, मोमेंटम उनका टूट गया। वो नेक्स्ट टाइम वो एक टीम गिरी हुई थी, उनको एक ब्रेक मिल गई उन्होंने अपने आप को दोबारा रीग्रुप किया, वो दोबारा उठे हैं। तो ये भी आई थिंक एक थोड़ा सा, जो लोग इस चीज को समझते हैं उनको समझ आई है। और यार जो एक कल मैच हुआ, परसों मैच हुआ सॉरी, इसका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, यार इस तरह मारा था रॉय स्टार को, जारों को, जिस तरह नहीं कोई बच्चों को मारा होता है, कि आप परवाह ही कोई चलें, नहीं है। फाइनल पे आ जाएं तो आपका क्या ख्याल है फाइनल में? भाईजान मैं तो टू बी ऑनेस्ट, वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था तो मेरी जो टीम थी वो ऑब्वियसली पाकिस्तान, पाकिस्तान टीम थी। लेकिन पाकिस्तान के बाद क्योंकि एक बड़ी एफिलिएशन है इंग्लैंड के साथ, 6-7 साल गुजारे हैं वहां पे और सेकंड होम समझता हूँ मैं उसको, तो इंग्लैंड ऑल द वे। देखिए, हम ख्वाहिश तो हमारी भी यही है इंग्लैंड जीते और उनकी टीम भी है और उनको एज भी हासिल है। फाइनल है, प्रेशर गेम है। अगर वो पहले बैटिंग की किसी ने भी, अगर 250 प्लस हो गया तो मुझे लगता है कि वो लॉर्ड्स में, क्योंकि रिवर्स स्विंग भी होती है, हाँ, मुझे लगता है कि एनीथिंग अबव 250 किसी भी टीम ने कर लिया, उसका पल्ला भारी हो जाए। और दोनों की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, मतलब दोनों की बॉलिंग में ऐसी कैपेबिलिटी है दोनों की बॉलिंग, कि वो 250 प्लस जो है ना, वर्ल्ड कप फाइनल, इतना बड़ा प्रेशर लॉस्ट ग्राउंड, वो डिफेंड कर सकती देखें, है। मेरा ख्याल है अब दोनों की बॉलिंग तकरीबन इक्वल है। बैटिंग इंग्लैंड की अच्छी है, तो मुझे लगता है अगर पहले इंग्लैंड ने बैटिंग की तो वो तो डेफिनेटली 200 मेरा मैं श्योर हूं कि 250 प्लस वो कर जाएंगे। अगर न्यूजीलैंड ने पहली बैटिंग की तो ये क्वेश्चन है कि वो 250 को क्रॉस करेंगे कि नहीं। असल में उनका उनका जो फिलहाल जो थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो डिपेंड कर रहा है बैटिंग कैसे करता है आपका टेलर और विलियम्स। ठीक है, इनकी दोनों की जो मिडिल ऑर्डर की बैटिंग है ना, उस पर बड़ा वो इंसार करेंगे, क्योंकि उनका ओपनर ठीक है, गप्टिल ऑन हिज डे वो अपना बेस्ट बेस्ट बैट्समैन है। मनरो का चलता, मनरो टीम में नहीं है, उसको ड्रॉप किया हुआ क्योंकि उसकी ऑब्वियसली फॉर्म नहीं थी। उसके बाद आता है विलियम्स और टेलर। इन क्योंकि अगर आप देखो ना, अगर आप न्यूजीलैंड की ओवरऑल बैटिंग देखो, ठीक है उन्होंने परफॉर्म किए, सारे बैट्समैनों ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन टेलर के बाद आपको उनकी बैटिंग नजर नहीं आती। उनके बाद उनका वो लिथम कीपर नहीं, आया था, उसके बाद निशम और वो क्या नाम है उसका यार, जो उनका ऑलराउंडर है। ठीक, ग्रैंडम, मुश्किल नाम हाँ, है उसका। हाँ वो आए थे। तो उनकी उस तरह की वो लंबी बैटिंग लाइनअप नजर नहीं आती आपको। ठीक है, निशम ने भी स्कोर किया, उस ग्रैंडम ने भी स्कोर किया, लेकिन एक होता है ना रिलायबल, जैसे अब इंग्लैंड है, इंग्लैंड का जी नंबर 3 पे रूट, मॉर्गन, फिर आपका आता है बेन स्टोक, बटलर आता है नंबर 6 नंबर पे। तो वो तो आप कहते हो जी कि जो है ना वो चलेगा, तो मुझे लेकिन लगता है इंग्लैंड टॉस जीत गया तो मैच उन्हीं का, फिर तो मुझे तो बहुत ज्यादा चांसेस है उनके। और हाँ, अगर इंग्लैंड टॉस हारा, फिर न्यूजीलैंड पे आके वो अगर 250 क्रॉस करते हैं तो इजी नहीं होगा इंग्लैंड के लिए। तो मैं लेकिन मेरा वैसे ख्याल है, स्लाइड, नहीं कल कल का मैच का स्टार्टिंग में 250-50% चलेगा, लेकिन फिर भी मेरा ये ख्याल है जाती, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हुए, कि इंग्लैंड को एज हासिल है, क्योंकि उनकी बैटिंग नंबर 6 नंबर तक सारे बैट्समैन ऐसे हैं जो कि सेंचुरी कर सकते हैं। जी 6 के 6 जी, बैट्समैन सेंचुरी वाले बैट्समैन है। और बॉलिंग में उनका आर्चर, वोक्स, प्लंकेट, और चौथा वुड। क्योंकि आदिल रशीद पे टू बी ऑनेस्ट, मैं हमेशा, मुझे आदिल रशीद कभी पसंद रहा ही नहीं है। अगेन मैं थोड़ा बायस हूँ उसके लिए लेके, लेकिन मुझे कभी पसंद नहीं रहा लड़का वो। तो 4 बिल्कुल बॉलर ऐसे क्रिकेटिंग हैं पास। शादाब की तरह वो भी अगर 6 बॉल कराएगा ओवर में तो वो 2 लूज बॉल लाजमी फेंकेगा। बैंक तलाश में, और उसकी जो है ना बॉलिंग का पेस एक ही है, वो ही फ्लाइट आएगी। होता है ना कि अब तो शदाब के पास एटलीस्ट ये है कि दरमियान में को तेज कर देगा, दरमियान में थोड़ी फ्लाइट दे देगा। आदिल रशीद की आप 6 की 6 बॉल देखो, वही वो ऊपर से होगी आती है बस ये। बिल्कुल इसी तरह, तो मेरे ख्याल में मैं तो 60-40 दूंगा ये, इंग्लैंड इंग्लैंड 60। आखिरी आखिरी 30 सेकेंड्स, एक टीम सेलेक्ट करें, कल कौन सी टीम जीत रही है। इंग्लैंड। मे भी इंग्लैंड। चलें कल देखते हैं फिर इंशाल्लाह। कल अगर टाइम रहा तो मैच के बाद दोबारा मिलेंगे, फिर इंशाल्लाह गपशप मारेंगे। अभी तक के फिर लिए जी, अपना ख्याल रखना भजन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।